नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल बैंक्स। यूनिवर्सल बैंक्स हैं क्या? तो पहली बात तो ये चर्चा में क्यों ये देख लेते हैं। तो आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं इनसे रिलेटेड, ताकि इनको नॉर्मली हम यूनिवर्सल बैंकिंग जो अंडर ऑन टैप लाइसेंसिंग है उसके तहत इनको ला सके। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और या यूनिवर्सल बैंक हैं क्या, इनके बारे में देखते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक्स क्या हैं? ये ऐसे बैंक्स हैं जो नॉर्मली वाइड रेंज में फैले होते हैं और जो नॉर्मली फाइनेंशियल सर्विस बियॉन्ड कॉमर्शियल बैंकिंग के होते हैं, उन्हें हम लोग यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। अनटिल नाउ जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं वो नॉर्मली अलाउ थे बेसिक एक्टिविटीज़ को लेकर इसके अंतर्गत, और ये नॉर्मली 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। Prior of this banking licensing were granted upon invitation of application by RBI to prospective player। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर कोई फाइनेंशियल बैंक यूनिवर्सल बैंक में बने कन्वर्ट होगी तो क्या क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है बस। उसका नेट वर्थ जो है वो मिनिमम 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसका स्टेटस जो है वो, यानी कि जो हमारी वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो एक शेड्यूल्ड बैंक होनी चाहिए। साथ ही साथ में सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड 5 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ उसकी कैसी होनी चाहिए? जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है लास्ट 2 ईयर में उसमें प्रॉफिट में होना चाहिए। साथ ही के साथ में वो नॉर्मली जो ग्रॉस एनपीए है या नेट एनपीए है वो लेस या इक्वल 1 to 3, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। उसका स्टॉक लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें लिस्ट होनी चाहिए। प्रोमोटर रिक्वायरमेंट्स मतलब यानी कि कौन प्रमोट कर सकता है, तो नो एडिशनल मतलब जो कोई न्यू प्रमोटर है तो वो इसको नहीं प्रमोट कर सकता है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल बैंक हम डिक्लेयर करेंगे तो उस पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। नो चेंजेस आर अलाउड टू प्रमोटर शेयर होल्डिंग डायलूशन प्लान। परफॉर्मेंस कैसा है? तो सेल्फ जो हमारी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं विद डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो विल बी प्रिफर्ड। तो पहले तो हम सेल्फ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जेनेसिस वो कब, बजट 2014-15 के अंतर्गत इनको पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लाया गया है। इनका रजिस्ट्रेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके तहत किया जाता है। लाइसेंसिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया जाता है। इनका कैपिटल अगर यानी कि आपको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनानी है तो मिनिमम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। इनका एडजस्ट जो नेट बैंक क्रेडिट यानी कि अपना जो 75% है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी में हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगला टॉपिक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसे हम लोग यूसीबीस बोलते हैं। तो हाल में आरबीआई ने अब जो प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, यानी कि जो अर्बन कॉमर्शियल बैंक से जो इस टाइप से डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड था उसको कम रोकना चाह रही है। तो पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है क्या। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड जो है वो नॉर्मली अर्बन जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने इसको सेटअप किया था। क्यों? ताकि नॉर्मली वो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में फ्यूचर के लिए वो कर सके, मतलब फ्यूचर में पे कर सके। फिर प्रॉफिट आर इनसफिशियंट, यानी कि बैंकों को जब प्रॉफिट नहीं होगा तब उसका यूज वो कर सकते हैं। हाल ही में करंटली जो है मतलब डिस्टिंक्टली प्रोहिबिट है ये, यानी कि इसको अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। एज अ टाइम
एज अ वन टाइम मेजर, आरबीआई आल्सो परमिटेड, यानी कि कभी ऐसा था कि आरबीआई पहले परमिट देती थी, अब इसको नहीं। तो यूसीबी के बारे में जानते हैं आप क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लीगल स्टेटस रजिस्टर्ड, मतलब इनका पहले लीगल स्टेटस क्या है? तो ये रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, एज अ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, या फिर मतलब ये कुछ एक्ट है इनके तहत ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। डुअल रेगुलेशन इन पे रहता है, यानी कि पहले तो आरबीआई करती है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940, दूसरा हमारा स्टेट करता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत। इन पे डुअल होता है। लेंडिंग, ये किसे उधार दे सकती है? ये नॉर्मली अपने 75% प्रायोरिटी सेक्टर में ही देंगी, और ये मार्च 2026 तक ऐसा ही रहेगा। आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, इनके फ्रेमवर्क जो है, तो ये 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसे हम यहाँ से समझ सकते हैं। ऑल यूनिट यूसीबी, ऑल सैलरी अर्न यूसीबी, यानी कि ऐसी टीयर 1 वाले में क्या है, जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ तक है। टीयर 2 में वो आएंगे जो नॉर्मली 100 से 1000 है। टीयर 3 में 1000 से 10,000, फिर 10,000 से ऊपर है, वो टीयर 4 वाली यूसीबी होंगे। इन इनिशिएटिव टेकन, मतलब इनको अगर हम मजबूत करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो कौन कौन सा इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 वाला था, उसमें 2020 में अमेंड किया गया है, और ये बताया गया कि जो आरबीआई है वो नॉर्मली इनको एज अ कोऑपरेटिव बैंक्स वो करेगी, मानेगी। इससे इनका जो मैनेजमेंट गवर्नेंस ये सब बढ़ेंगे। ईज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि जो कुछ अर्बन बॉडीज हैं नॉर्मली, वो अपनी नई ब्रांचेस को खोल सकती हैं, मैक्सिमम 10%, यानी एक मैक्सिमम 5 ब्रांचेस तक वो खोल सकती हैं। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत बहुत सारी अर्बन कॉमर्शियल बैंक्स खोली जाती हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरबीआई के तहत बुलाया गया है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ये जो स्कीम है वो, या जो ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसे 2006 में बनाया गया था एन एस विश्वनाथन की जो कमेंट रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे। यानी इसके फंक्शन क्या है? ये नॉर्मली लिक्विडिटी और कैपिटल सपोर्ट करती है, साथ ही साथ में कंपनीज को रेगुलेट करती है और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगला हमारा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि इनके लिए जो प्रॉम्प्ट कुछ एक्शन लिए गए हैं जो अच्छे एक्शन हो उनको हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं, आरबीआई ने इशू किए हैं जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है उनके बारे में देखते हैं क्या क्या वो है। उसका पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये नॉर्मली फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2025 से होगा। एप्लीकेशन क्या है इनका? तो जितनी भी अर्बन कमर्शियल बैंक है वो टीयर 2 की हो, चाहे टीयर 3 या टीयर 4, वन वाली छोड़ दीजिए, बाकी सब पे ये एप्लीकेबल होगा। तो नॉर्मली वो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्ट सेक्शन उनको मिलेंगी। कैपिटल एसेट क्वालिटी एंड प्रोफिटेबिलिटी क्या है? नॉर्मली उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा इस ये वाले एरियाज में। अ फाइनेंशियली अनसाउंड ऑफ इल मैनेज्ड कॉमर्शियल कैन बी ब्रॉट पीसी, मतलब ये इससे ले सकते जो जिनका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है। द एग्जिट फ्रॉम, मतलब इससे कौन बाहर निकल सकती हैं? तो ऐसी बैंक है जिनकी कोई ब्रांच नहीं है वो इससे बाहर रहेंगे। 50 ईयर ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो चर्चा में क्यों है? तो इंडिया
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक ने इस्टेब्लिश किया था, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो नॉर्मली स्मॉल वैल्यू लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर पुअर इंडिविजुअल को। ये नॉर्मली कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, साथ ही साथ में लो इनकम हाउस होल्ड को भी नॉर्मली, ताकि इनसे लोन ले सकते हैं एनुअल। ये ऐसे लोगों को लोन देती है जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से कम होता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यूजली जो होते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट हाइयर रहता है, ये भी ध्यान रखना है। बैकग्राउंड क्या है इनका, तो नोबेल लॉरेंट यूनिस कमिटी बनी थी, उसने इसको, जो बांग्लादेश वाले हैं, उन्होंने ही ग्रामीण बैंक बनाई थी सबसे पहले 1976 में। उसके बाद में बहुत सारी अर्बन या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स बनने लगे। मोहम्मद यूनिस का नाम याद रखेंगे। आरबीआई ने मालेगाम कमेटी 2010 में बनाई थी, उसी ने इसका फ्रेमवर्क तैयार किया था। इनिशिएटिव कौन से लिए गए गवर्नेंस के द्वारा, तो पहले हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन्स इसी के तहत दिए जाते हैं, जिसमें किशोर, तरुण और शिशु। साथ ही साथ में 2024 के बजट में जो नॉर्मली तरुण वाली थी, उसकी सीमा को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया 10 से। साथ ही साथ में रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्हें 2014 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया था, जिसमें साधन, मतलब ये साधन टाइप से एक। फिर है हार्मोनाइज्ड रेगुलेशन। 2020 में आरबीआई ने इनके रेगुलेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस फिक्स की हैं। सेल्फ हेल्प, एक नई स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसे नाबार्ड ने 1992 में लाया गया था, नाबार्ड के तहत। ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे लिखा था एसबीआई, तो ये गलत है, नाबार्ड है यहाँ पे। तो ऑल इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन, यानी कि अगर कोई एक मेंबर लोन लेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मेंबर्स पे रहेगी। अगला हमारा है इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी जिन्हें एनबीएफसी बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में आरबीआई ने 4 एनबीएफसी पे बैन लगा दिया है अंडर सेक्शन 45L, जो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके तहत। तो पहले तो हम एनबीएफसी समझते हैं ये क्या है। तो ये नॉर्मली कुछ नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, चाहे वो 19 कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो, और जो नॉर्मली लेंडिंग, यानी कि लेंडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, उन्हें हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग का काम करती हैं। इनका रेगुलेशन जो नेशनल हाउसिंग बैंक होते हैं वो करते हैं, सेबी भी करती है। मतलब कुछ ऐसे एनबीएफसी है जिनको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करती है, कुछ को सेबी रेगुलेट करती है, कुछ इंश्योरेंस जो आईआरडीए है उस वो भी रेगुलेट करती है, कुछ को स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट, वो भी इनको रेगुलेट करती है, यानी अलग अलग को। तो डिफरेंस क्या है बैंक और एनबीएफसी में, तो एनबीएफसी जो है वो नॉर्मली डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ये नॉर्मली पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में चेक को इशू नहीं कर सकते हैं। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी जो कॉरपोरेशन है, उसके तहत इनको, जो एनबीएफसी है वो डिपॉजिटर नहीं बन सकते हैं। ये बताया गया है कि जो नॉर्मली डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट 1961 में बनाया गया था, उसके तहत जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको सबको बेनिफिट मिलता है, जबकि इनको बेनिफिट, एनबीएफसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। व्हाट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ फॉर एनबीएफसी,
तो सेग्रीगेशन ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफसी है सेग्रीगेशन इन 4 लेयर बेस्ड साइज एक्टिविटी प्रिसीव्ड और रिस्कनेस, इन चारों के बेसिस पे नॉर्मली इनको सब कैटेगराइज्ड किया जाता है। और डिफरेंशियल रेगुलेशन, ईच टीयर में अलग अलग टाइप से रेगुलेशन होता है, यहाँ पे दिया गया है, ये देखते हैं। SBR फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी, तो यहाँ पे 4 लेयर बताए गए हैं। जैसे बेस लिए तो कंसिस्ट ऑफ एनबीएफसीज हैविंग एसेट ऑफ साइज 1000 करोड़, उसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़े जिनका इससे ज़्यादा है 1000 से, उनको मिडिल लेयर में रखेंगे। फिर उसके ऊपर और जाएंगे जो स्मॉल सेट ऑफ, कुछ ही बैंक्स होते हैं जो अपर लेयर में आते हैं, और टॉप लेयर में ऐसे एनबीएफसी आते हैं जो नॉर्मली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसमें कुछ रिलेटेड न्यूज है, जैसे एनबीएफसी P2P लेंडिंग रेगुलेशन मास्टर सर्कुलर बाई आरबीआई। P2P लेंडिंग इन्वॉल्व इंडिविजुअल, यानी कि अगर कोई पर्सन एक दूसरे से लेता है तो उसे हम लोग P2P लेंडिंग बोलते हैं। अगला हमारा एनपीए, तो एनपीए चर्चा में कि तो आरबीआई की अपनी जो बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें एनपीए को हाईलाइट किया गया, इसलिए चर्चा में है। तो एनपीए के नॉर्मली ये इट इज़ बेस्ड असेसमेंट ऑफ, जो पहले तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट उसके बारे में बताया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो नॉर्मली सब कमिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, वो इसको वो करती है। इट हाईलाइट्स दैट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो नॉर्मली कम हो रहा है। और कितना घट के रह गया, 2.8% ग्रॉस है और 0.6% नेट एनपीए है। तो पहले तो एनपीए आप समझते हैं यहाँ पे क्या है। एनपीए क्या है, तो एनपीए जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, इज अ लोन या एडवांस दैट रिड्यूस या ओवर मतलब उधार है मोर देन 90 डेज। ग्रॉस एनपीए क्या है, ग्रॉस एनपीए रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल लोन एसेट, चाहे मतलब किसी भी टाइप का लोन दिया गया उसे और 90 डेज से ड्यू पड़ा है तो उसे हम लोग ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए देखते हैं। पहला होता है लॉस एसेट, सबस्टैंड एसेट, डाउटफुल एसेट, ये 3 होते हैं। लॉस एसेट क्या है, जो एसेट अब नॉर्मली आएगा ही नहीं लौट के। सब स्टैंडर्ड जो नॉर्मली 12 मंथ से ड्यू पड़ा है। और डाउटफुल है यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा तक का है उधार, यानी वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं एनपीए को कम करने के लिए, तो सरफेसी एक्ट 2002 का है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे हम लोग NARC बोलते हैं, NRCL, उसमें नॉर्मली 500 करोड़ तक के एसेट को रिजॉल्व करने का बात किया गया। प्रवाह पोर्टल नॉर्मली लॉन्च किया गया था। आरबीआई रिवाइज्ड एनपीए प्रोविजन नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, एसेट को हमने बैड, डाउटफुल इस टाइप से वो किया है, कई कैटेगरी में डिवाइड किया था। फिर है को लेंडिंग, को लेंडिंग क्या है, द फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से को लेंडिंग की बात की है। तो को लेंडिंग है क्या, पहले इट इज़ अ अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल लेंडर्स पार्टनर टू प्रोवाइड लोन टू बरोवर, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के एक आदमी या एक संस्था को लोन देते हैं, इसे को लेंडिंग बोलते हैं। एज पर आरबीआई बैंक एंड एनबीएफसी कैन को लोन, मतलब ये नॉर्मली बैंक हैं और एनबीएफसी मिलके प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दे सकते हैं जो मिनिमम 20% होना चाहिए। बैंक आर नॉट अलाउड, बैंक नहीं है एनबीएफसी और जो कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो एनबीएफसी जो है वो कई सारे एनबीएफसी मिलके लोन दे सकते हैं। फिर है
विलफुल डिफाल्टर क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट और बैंक, यहाँ पे देखते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 है, साथ ही साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, इनके अंतर्गत जो विलफुल डिफाल्टर है उनका इस टर्म का यूज किया गया है। तो ये है क्या? पहले तो विलफुल डिफाल्टर क्या होता है? जो जानबूझ के एनपीए नहीं चुकाता है और वो क्वांटिटी 25 लाख से ज़्यादा है। तो ये यहीं पे बताया गया। जैसे देख लीजिए वो क्या है, वो नॉर्मली कैपेसिटी टू पे है, पे कर सकता है, लेकिन वो पे नहीं करना चाहता है। डाइवर्जन ऑफ फंड, यानी कि फंड को डाइवर्ट कर देता है, यानी कि किसी काम के लिए लिया गया किसी और काम में लगा रहा है। फेलियर टू इन्फ्यूज इक्विटी डिपॉजिट हैविंग एबिलिटी टू डू, मतलब ऐसा वो करना नहीं चाहता, बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल डिफाल्टर क्या होता है? अगला हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो बस ये एक्ट देख लीजिए क्या है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नॉर्मली 2016 में लाया गया था। इसमें इट इज़ इंडियाज बैंक्रप्सी लॉ है, और इसमें इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए एक सिंगल लॉ है। नॉर्मली इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी रिफर टू अ फाइनेंशियल स्टेट वेयर इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक आदमी खुद को अब ये बोलता है भैया अब हम लोन पे नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग इंसॉल्वेंस बोलते हैं। जब वो लीगली डिक्लेयर हो जाता है तो वो बैंकरप्ट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? तो नॉर्मली ये टाइम बाउंड रेजुलेशन है, जो डिस्ट्रेस बिजनेस को वो करना चाहता था, घटाना चाहता है। पिलर्स क्या है आईबीसी के? तो इसमें इंसॉल्वेंसी परफॉर्मेंस होते हैं, यानी प्रोफेशनल होते हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं। दूसरा कोऑपरेटिव इंसॉल्वेंस रेजुलेशन होता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होते हैं। एडिक्वेट अथॉरिटी जो जिसमें कौन कौन से एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, ये भी इसके तहत। एनसीएलटी नॉर्मली कंपनियों से रिलेटेड ड्यू वो देखेंगे, और डेट रिकवरी जो पर्सन से रिलेटेड है, इंडिविजुअल। ये नॉर्मली 180 डेज मैक्सिमम ले सकते हैं अपना काम करने के लिए। एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल भी इसके तहत बनाई, यानी इन दोनों की अपील यहाँ की जा सकती है। डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल ये मैक्सिमम 45 डेज के अंदर काम करे, मतलब अपना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टूटरी बॉडी है जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत बनाई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर के तहत आती है। इट हैज़ रेगुलेशन ओवर, ये फंक्शन है, मतलब जो नॉर्मली बाकी जो ये क्या काम करती है, रेगुलेट करती है जो प्रोविज़न है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से रिलेटेड। गवर्निंग बॉडी कौन है इसमें? चेयरपर्सन होता है, 3 और मेंबर होते हैं। एक बैंक आरबीआई के द्वारा नॉमिनेटेड और 5 अदर मेंबर होते हैं। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रेगुलेशन, जिसे प्रिप्स बोल रहे हैं, ये भी आई बी एफ, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 उसके तहत लाया गया है। 2021 में बनाया गया है। जो रेगुलेशन ऑफ स्टेट है जो कॉरपोरेट एमएसएमई से रिलेटेड है। ये एक हाइब्रिड प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी, जो आरबीआई ने अपना, पहले तो हम लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में जानते हैं। हाल ही में जो जो हमारा एनपीए होता है उसको नॉर्मली रिकवर करने के लिए बनाई गई कंपनी। और ये सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बनाई गई हैं। नरसिम्हन कमेटी जो 1998 में बनी थी उसके हिसाब से ये क्या काम करती हैं? जो नॉर्मली ये क्या करती है, बैंकों से एनपीए खरीद लेती हैं और फिर लोगों से उसको वसूल करके बैंकों को दे देती है।